जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। रेडियो ये जब 12वीं बीपीसी टेस्ट सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट सेट देखने वाले हैं, जो घटना सर के द्वारा न्यू बुक आपको लॉन्च किया गया, जिसका नाम था आपका सियास प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, जिसमें टोटल आपका 10 प्रैक्टिस सेट थे। ध्यान रखिएगा, तो 10 प्रैक्टिस सेट थे, जिसमें कि हमका 1, 2 और 3 आपका हो चुका। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे। ध्यान रखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 देखेंगे, याद रखिएगा। और उससे पहले भी अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब वीडियो को 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए बिना कुछ देर के वो चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 4 होने वाला है, याद रखिए। चलिए 1 नंबर प्रश्न देखिए, इंग्लिश का भी आपका नहीं हो पाएगा। अगर इसका PDF आप लोग को चाहिए होगा तो प्लीज़ टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए 1 नंबर प्रश्न बताइएगा, देखिए आपको क्या बोल रहा है। देखिए, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे लोगों में से किसको अपनी कोशिकाओं के DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से किसको अपनी कोशिकाओं के DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। इसमें बोल रहा है कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना। सही उत्तर का आपको क्या करना, चयन करना है। देखिए, एक में देखिए, कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले, इसको भी देखिए आपका जो है सो खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा, इनको भी खतरा रहता है। देखिए, एक्सरे तकनीकी, ये भी, इसको भी जो है सो आपका किसको रहता है, देखिए यहाँ अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा, DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा ये दोनों को रहता है। और कोयला खनन को भी जो है सो आपका DNA में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है। ध्यान रखिएगा, ये आपका इसको नहीं रहता, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में, कांच पर उत्कीर्ण किया गया या खरोचा जा सकता है। क्या बोल रहा है, कांच पर उत्कीर्ण किया या खरोचा जा सकता है। तो आपका हीरा से खरोचा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा, हीरा से और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। ध्यान रखिएगा, खरोचा जा सकता है या फिर आपको उत्कीर्ण किया जाता है, तो आपको हीरा से या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, ये दोनों से आपका जो है खरोचा जा सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। तो आपका रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना, ये आपका जो मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। इतना चीज ध्यान रखिए। इसका सोल्यूशन देखिए, आपको बुक का सोल्यूशन दिया ही नहीं गया है, इसीलिए हम लोग सिर्फ आंसर के थ्रू करवा रहे हैं, याद रखिएगा। इसका सोल्यूशन आप लोग को नहीं दिया गया है। ये सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या है, उत्पाद है, और सूची 2 में आपका स्रोत है। बताइए अफीम का स्रोत आपका क्या हो जाएगा, अफीम का स्रोत आपका कैसे होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अफीम का स्रोत आपका हो जाएगा जड़ के द्वारा। ध्यान रखिएगा। हिंग का आपका किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखिएगा, तो हिंग के हो जाएगा आपका, सॉरी एक सेकंड रुकिए, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए अफीम का आपका किससे होता है, तो आप ध्यान रखिए, अफीम का होता है आपका फल का, इसका स्रोत है। ध्यान रखिए, हिंग का स्रोत आपको क्या है, तो हिंग का स्रोत आपका ध्यान रखिए जड़ है। क्या है, तो जड़ है। हाँ ठीक है। देखिए रबड़ का आपका स्रोत क्या है, तो रबड़ का स्रोत आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका तना हो जाएगा। मतलब कुनेन का आपका स्रोत क्या हो जाएगा, तो कुनेन उत्पादन का स्रोत आपका हो जाएगा छाल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो आपका विटामिन ए का निर्माण जो है सो हमारे शरीर में नहीं होता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, लिटमस का उपयोग अम्ल क्षार संकेतक के रूप में किया जाता है। जी क्या कथन एक आपका सही है, तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में लिटमस लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। बताइए, लंबे समय तक कोई आदमी अगर काम कर रहा है, उसका मांसपेशियों में अगर थकावट लग रहा है, तो वो किसके कारण होता है, तो कोई लैक्टिक एसिड का संचयन के कारण आपको जो शरीर में थकान, मांसपेशियों में थकान का अनुभव होता है, याद रखिएगा। अगला 8 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए, क्रोमेटोग्राफी के तकनीकी का प्रयोग होता है।
तो आपका एक दक्षिण से पदार्थों को अलग करने में इनका प्रयोग आपका क्रोमेटोग्राफी का प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में क्या पादप हार्मोन है, सूची 2 में आपका कार्य है। क्या करना है, मिलान करना है, ध्यान रखिए क्या करना है, मिलान करना है। बताइएगा ऑक्सिन पादप हार्मोन का कार्य क्या है, तो इनका कार्य आप ध्यान रखिएगा आपका शिखर प्रधानता हो जाएगा। तो जेब्रेलिन पादप हार्मोन का कार्य क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इसका कार्य क्या हो जाएगा, इनका कार्य आपका हो जाएगा कोशिका वृद्धि हो जाएगा। बताइए साइटोकाइनिन का आपका कार्य क्या हो जाएगा, तो साइटोकाइनिन का कार्य आपका ध्यान रखिएगा आपका कोशिका विभाजन हो जाएगा। तो एब्सिसिक अम्ल का आपका क्या कार्य हो जाएगा, तो वृद्धि अवरोधक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा भैया, याद करते जाइएगा सब क्वेश्चन सिर्फ सुनते जाइएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसमें। अब वीडियो का स्पीड हम बोले थे थोड़ा बढ़ा लीजिए थे, ये तो वीडियो का स्पीड बढ़ा लिए आप लोग, थोड़ा सा वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, मज़ा आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, तो आपको देखिए गोल्डन महसीर जो है सो ये पक्षी नहीं है, ध्यान रखिएगा। बाकी आपको ये तीनों इंडियन नेट जार आपको पक्षी है, वाइट आइविस आपका पक्षी है, और आपका स्पून भी आपका ये पक्षी है, ध्यान रखिए। इनसे बोल रहा था कौन सा आपका पक्षी नहीं है, तो आपका गोल्डन महसीर आपका जो है सो का पक्षी नहीं है। देखिए 11 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमलित नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है, ये आपका सारा विटामिन है और उसके कारण आपको रोग होने का लक्षण है। बताइए कोल्सिफेरॉल, बताइए कैल्सीफ्लोर की कमी से कौन सा रोग आपका होता है, तो ये आपका होता है, ध्यान में रखिएगा। इसमें बोला कौन सा सुमलित नहीं है, तो अस्थि रुग्णता, क्या ये आपका सही सुमलित है, हाँ तो ये आपका बिल्कुल सही सुमलित, ध्यान में रखिए। ठीक है, नियासिन पिलग्रा यानी कि चर्मग्रह बिल्कुल आपका सही सुमलित है। देखिए कोबालामीन संकेतक रक्त पता, ये आपको बिल्कुल सही सुमलित है। देखिए रेबोफ्लोविन बेरी ये आपका सही सुमलित नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका सही सुमलित नहीं। बताइए इसके कारण आपको कौन सा रोग होता है, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। बताइए माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से किससे जाने जाते हैं। बताइए माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं, तो आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के तरह पर, ये दोनों की तरह पर जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं, तो ये आपको कौन है, तो ये आपका ध्यान रखिएगा आपका अल्फा है और आपका चना या चिपकी है, क्या चिकपी है, और आपका 4 में आपका देखिए तिपतिया घास हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। कौन कौन है, ये आपका सिर्फ 3 को आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अल्फा लफा और चना हो जाएगा, और तिपतिया घास हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई आपका फर्मीमीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो लंबाई की आपको न्यूनतम इकाई आपका फर्मीमीटर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला 15 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए रुधिर वर्णिका हीमोग्लोबिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए पुट का सही उत्तर आप लोगों को चुना। किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के संबंध में, यानी कि रुधिर वर्णिका के बारे में विचार करना है, ये ध्यान रखिए। देखिए कौन सा इसमें सही है, तो देखिए इसमें लोह होता है, बिल्कुल सही है। इसमें रक्त लाल रंग का प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यह रक्त ऑक्सीजन का वाहक है, बिल्कुल आपका सही है। 3 आपका सही नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिए। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसके बारे में, हीमोग्लोबिन के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, इनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कम प्रकाश वाले बल्ब में जेरिस्टोन्स अधिक होता है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो जंग लगने पर लोहा का भार, बताइए जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है या फिर घटता है या क्या होता है, तो ये जंग लगने पर आपका लोहे का भार आपका बढ़ जाता है, ध्यान रखिएगा।
मतलब निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, मतलब ये कौन सा युग्म आपका सही सुमेलित नहीं है। ध्यान रखिए, देखिए विटामिन B12 प्रतिरोधकता कारक बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। विटामिन C प्रतिस्कर्वी कारक बिल्कुल आपका सही सुमेलित है, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। विटामिन D क्या बाधरोधी कारक है, ये आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है। विटामिन K क्या प्रति रक्त अस्राविक कारक, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित। ध्यान रखिए, इसमें बोल रहा था कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर C आपका सही सुमेलित नहीं है। आप लोग ध्यान रखिए, बाकी आप लोग A, B और D आप लोग याद कर लीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, यहाँ तक आए तो चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए भैया। मतलब मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है तो आपका अध स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है, याद रखिएगा। देखिए मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है तो अध स्तर के साथ एक कोण पर जो है सो अलग किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। बताइएगा, क्रायोजेनिक ताप से असहाय हैं उस ताप से हैं जो -150 डिग्री से कम हो, ध्यान रखिए -150 डिग्री से आपका कम हो। 21 नंबर देखिए सूची 1 सूची 2 से मिलान करने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलान करते हैं। बताइए मलेरिया, इसको मिलान कीजिए 21 नंबर प्रश्न को। मलेरिया आपका हो जाएगा प्रोटोजोआ, ध्यान रखिएगा। आपका पोलियो हो जाएगा आपका विषाणु, याद रखिएगा। उसके बाद तपेदित आपका हो जाएगा, तपेदित आपका किस में हो जाएगा, तपेदित आपका हो जाएगा जीवाणु में, दाद हो जाएगा आपका कवक में, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की ओर। सूची 1 में आपका दिया हुआ प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ है, सूची 2 में आपका तत्व दिया हुआ, ये आपका तत्व दिया हुआ है और ये आपका प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ होता है। हीरा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाला पदार्थ का आपका कौन सा तत्व हो जाएगा, कौन सा तत्व हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिए, कौन सा तत्व हो जाएगा बताइएगा। तो इनका हो जाएगा आपका कार्बन हो जाएगा। जैसे संगमरमर का आपका कौन सा तत्व हो जाएगा, संगमरमर का तत्व आपका हो जाएगा कैल्शियम। बालू का आपका कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा सिलिका। ठीक है, माणिक्य का आपका कौन सा तत्व हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एल्युमिनियम, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर D आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया तो थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा भैया, वो लाइक को कर दीजिएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, कथन 1 है कारण R है। कथन 1 में आपका क्या बोल रहा है, एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने गति में ला सकता है। क्या कथन 1 आपका सही है, तो बताइएगा। क्या कथन 1 आपका सही है, बताते जाइएगा। तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कारण R में यदि किसी तंत्र पर कोई बाधा बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग परिवर्तन नहीं हो सकता है, जो कि कारण R भी आपका जो है बिल्कुल सत्य है। ध्यान रखिए, कारण R भी आपका बिल्कुल सत्य है। देखिए A और R दोनों सही है और R एक ही सही स्पष्टीकरण है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। इसके बारे में निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों पर पहचान कीजिए। तो इसमें बोल रहा है निम्न सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर को आपका चयन करना बोल रहा है, ध्यान रखिएगा। देखिए एक में आपका हो जाएगा बेगार अथवा बाल श्रम निषेध, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों पर पहचान कीजिए, तो आपका ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल अरे यार माफ़ कीजिए भैया, सिर्फ आपको मद निषेध हो जाएगा, इसमें इसको काट दीजिएगा, सिर्फ आपका हो जाएगा मद निषेध, याद रखिए। ऑप्शन नंबर A आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 25 नंबर प्रश्न बताइए, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आपका कौन करते हैं, तो आपका कौन करते हैं, तो ये आपका राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो आपको ये राष्ट्रपति करते हैं, ये आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की ओर। प्रश्न नंबर 25 की ओर। चलिए 26 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में, भारत के संविधान के संदर्भ में भारत के नीति निर्देशक तत्व के बारे में
बताना है कि भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है, कौन सा कथन आपका सही है। ध्यान रखिएगा, देखिए आपका इसमें कोई भी सही नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी सही नहीं है। नेक्स्ट 27 नंबर पर देखिएगा, जी कितना बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना, ध्यान रखिए। देखिए लोक लेखा समिति आपका किससे सम्मिलित होगा, तो लोक लेखा समिति आपका जो है सो आपका वित्तीय समिति से आपका सम्मिलित हो जाएगा, ध्यान रखिए। वित्तीय समिति से बताइए, याचिका समिति आपको किससे सम्मिलित हो जाएगा, तो आपका कार्यकारी समिति से आपको सम्मिलित हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति का आपका सम्मिलित किससे हो जाएगा, तो ये आपका एक से हो जाएगा, तदर्थ समिति हो जाएगा। देखिए विभागीय समिति आपका किससे हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा दोगा स्टैंडिंग समिति से हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 की ओर। ये भारत के संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद की कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, तो भारत के संसद किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, और सही उत्तर को आप लोग को चयन करने के लिए बोला जा रहा है। तो इसमें देखिए स्थगन प्रस्ताव ये आपको बिल्कुल नियंत्रण रखती है। उसके बाद अगर प्रश्नकाल पर भी आपका जो कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है, और आपका अनुपूरक प्रश्न के ऊपर भी आपका मंत्रिपरिषद के कृतियों के ऊपर नियंत्रण रखती है। कौन, आपका भारत के संसद, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 29 की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोटों से अपना उत्तर चुनिए। क्या बोल रहा है, सही उत्तर को अपना सही चुनने के लिए बोल रहा है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें सही कौन सा, राज्यपाल के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। देखिए उन्हें विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत है। उनके पास कोई न्यायिक शक्ति नहीं है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। अगला 30 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा आपका सही नहीं है, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है, तो आपको देखिए जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपको बिल्कुल सही सम्मिलित नहीं है। बाकी संविधान संशोधन के विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल आपका सही है। बी भी सही है और आपका सी भी सही है, लेकिन इसमें बोल रहा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, आप लोग याद कर लीजिएगा। बताइएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, कमेंट कीजिएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा गलत का चयन करें, निम्नलिखित युग्मों में से गलत का चयन करें, बताइए इसमें कौन सा गलत है। देखिए राज्य का अनुसारणीय उच्च नीति तत्व अनुच्छेद 39 में, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रस्तुति सहायता का उपबंध अनुच्छेद 43, ये बिल्कुल आपका गलत है, ध्यान रखिए, ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए काम का न्याय संगत और मनोचित दशा अनुच्छेद 42 में बिल्कुल सही है। कृषि एवं पशुपालन संगठन अनुच्छेद 48 में यह भी आपका सही है, लेकिन इसमें बोला था कौन सा गलत का चयन करें, गलत आपका ऑप्शन नंबर बी आपका गलत है, याद रखें। 32 नंबर पर देखिए राजेंद्र सच्चर कमेटी का गठन किनके सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर के अध्ययन से हुआ है, बताइएगा। राजेंद्र स्तर कमेटी का गठन किनके सामाजिक आर्थिक तथा शैक्षिक स्तर के अध्ययन के लिए हुआ है, तो ये आपका मुस्लिमों के लिए हुआ है, ध्यान रखिए किसके लिए हुआ, तो मुस्लिमों के लिए आपका हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्राधिकरण है, मतलब निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये आपका कौन है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। राज्य निर्वाचन आयोग है, और आपका राज्य वित्त आयोग है, उसके बाद जिला पंचायत है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों जो है सो आपका क्या है, तो आपका संवैधानिक प्राधिकरण है, याद रखिएगा। ये तीनों यानी ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए राज्य का निर्वाचन अधिकारी जो होता है सबका संवैधानिक प्राधिकरण नहीं होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला 34 नंबर प्रश्न बताइएगा। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली हो, तो यदि वह पूर्ण कर लिए, कितना उम्र पूर्ण कर ली हो, तो ये आपका 21 वर्ष आयु आपको उनकी हो गई, तो ये आपका पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 को। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है,
तो निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा आपका युग्म सुमेलित नहीं है, कौन सा आपका सुमेलित नहीं है बताइएगा। तो ये याद रखिएगा आपका, देखिए अनुच्छेद 127 न्यायाधीशों का वेतन इत्यादि, ये आपको बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, याद रखिएगा। 136 नंबर प्रश्न बताइएगा, 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 से 26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को केंद्र का क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा कौन सा कथन आपका सत्य है। 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2021 से 26 हेतु रिपोर्ट में राज्यों को द्वारा क्षैतिज अंतरण के संदर्भ में कौन सा कथन आपका सत्य है, कौन सा कथन सत्य है। तो आपका देखिए, आयोग द्वारा जनसंख्या तथा जनसंख्या के निष्पादन को क्रमशः 15% तथा 12.5% भरांश दिया गया है, जो कि बिल्कुल सत्य है। सर्वाधिक भरांश या आय अंतर या शून्य न्यूनतम भरांश कर एवं राजकोषीय प्रयास को प्रदान किया गया है, बिल्कुल राइट है। क्षेत्रफल तथा वन एवं पारिस्थितिकी को क्रमशः 15% एवं 10% भरांश प्रदान किया गया है, ये भी बिल्कुल आपका राइट है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा पंचायतों से संबंधित नहीं है, तो निम्नलिखित में से कौन एक पंचायतों से संबंधित नहीं है। तो पंचायतों से आपको कौन से संबंधित नहीं है, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम जो सबका ये पंचायतों से संबंधित नहीं है। बाकी राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों का चुनाव संपादित करेगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए, सभी राज्यों का कार्यकाल 5 वर्षों से निर्धारित रहे होगा, बिल्कुल सही है। एक पंचायत में भंग होने के 6 माह के अंदर नया चुनाव कराया जाएगा, बिल्कुल सही। लेकिन इसमें बोल रहा था कौन सा संबंधित नहीं है, पंचायतों से कौन संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर। तो विधि के नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है। तो विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है, तो इसका मतलब सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिए किसके बारे में, देखिए विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है, तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये उनका सही हो जाएगा। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, बताइए उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है, विकेंद्रीकरण 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया है, तो ये आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए आपका निर्णय लेने की शक्तियों का किया गया है, उसके बाद आपका पूर्ण व्यवस्था का किया गया है, तो उसके बाद आपका न्यायिक शक्तियों का आपका नहीं किया गया, लेकिन आपका प्रशासनिक शक्तियों का किया गया, ध्यान रखिएगा। तो 1 का किया गया है, 2 का किया गया है और आपका 4 का किया गया, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो। ये तीनों का जो है आपका 73वें संशोधन के बाद आपका विकेंद्रीकरण किया गया था, याद रखिएगा। 40 नंबर पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारत के फ्रांस विदा बुद्ध सिविल सेवा के सृजन किया है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी जाती हो, बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल भारत के फ्रांसीविदा बुद्ध सिविल सेवा का सृजन किया है, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई हो, तो वो कौन सा, वो कार्नवालिस जानी जाती है, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। और पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया भैया, तो हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए आपको इसमें कौन सा सही, तो एलोरा की गुफाएं भिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 की ओर। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मानसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है। निम्नलिखित बातों में से कौन सा एक मुगल मानसबदारी व्यवस्था के विषय में सत्य नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है। देखिए उसका सवार पद जात पद से अधिक हो सकता है, ये आपको बिल्कुल सत्य नहीं है, याद रखिएगा। बताइए अंग्रेज के श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी। तो अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी, तो ये आपको सबको पता है, आपको टीपू सुल्तान के साथ में किए थे, याद रखिएगा। अगला मतलब INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था,
INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो ये आपका लेकिन लाल किला दिल्ली में चलाया गया था, याद रखिएगा। तो मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते होगी कि इसे शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? तो यह किसने लिखा है? तो ये आपका लॉर्ड कर्जन लिखे। कौन लिखा है? तो लॉर्ड कर्जन लिखे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला 46वां प्रश्न मतलब निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? बताइए किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो ये आपका सरोजनी नायडू कहे थे, याद रखिएगा। तो भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में मूल ग्रंथों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा जैन धर्म ग्रंथ है? बताइए कौन सा जैन ग्रंथ है इसमें? कौन सा जैन ग्रंथ है इसमें? तो ध्यान रखिए, देखिए आपका परिशिष्ट पर्वन जो है सो आपका ये वो है। उसके बाद आपका हो जाएगा श्री वशिष्ठ के श्री षष्ठ लक्षण महापुराण, ये दोनों जो है आपका जैन ग्रंथ हैं, याद रखिएगा। देखिए 48वां प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पढ़िए। निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। सही कथन पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। कौन सा इसमें सही है? देखिए हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार का प्रसिद्ध कवि था और उसके बाद वह प्रयाग परिस्थिति का भी रचयिता था, याद रखिएगा। तो 1 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कालानुसार उनको व्यवस्थित कीजिए, ध्यान रखिएगा। तो कौन सा आपका व्यवस्थित हो जाएगा? तो पहला तो आपका हो जाएगा, ध्यान रखिए, पहला हो जाएगा हिकी बंगाल गजट का प्रकाशन, ये आपका पहला हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा चौथा, देखिए सर विलियम जोन्स द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, ये आपका दूसरा हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना, ये आपका तीसरा हो जाएगा। ये आपका चौथा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, चौथा हो जाएगा लाला हरदयाल की गदर पार्टी की स्थापना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए 50 नंबर प्रश्न की खुशी में भी आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेदों की मंत्रों की रचना की थी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो आपका देखिए लोपा मुद्रा थी। कौन सा था? आपको लोपा मुद्रा थी, याद रखिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा कथन सही? देखिए 1 में इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज युवराज की खोज में सिंधु नदी के तक पहुंच गया था, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बताइए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? बताइए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित हैं? तो कोई किससे संबंधित हैं? तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना जाना, ये आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 53 नंबर पढ़ने की राजवंश दिया हुआ राजधानी, पल्लव वंश की आपका राजधानी कहाँ है? तो पल्लव वंश की राजधानी आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा कांची में है। देखिए पांडे की राजधानी कहाँ है? तो ये आपका मुदेरे है। देखिए यादव वंश की राजधानी कहाँ है? तो यादव वंश की राजधानी अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो आपका देवगिरी है। बताइए ताकतीय का आपका कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा वारंगल हो जाएगा, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को याद करने का बहुत जरूरी, राजवंश हो गया, इधर आपका राजधानी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 जिन पादरियों को अकबर के पास ईसाई धर्म से संबंधित उनकी जिज्ञासाओं को पूरा करने के लिए भेजा, उनका संबंध में क्या सही है? उनका संबंध में आपका क्या सही है? तो क्या सही है? तो आपका ध्यान रखिए। देखिए यह गोवा चर्च प्राधिकारियों द्वारा अकबर के दरबार में भेजा गया तीसरा मिशन था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। उसके बाद यह मिशन अकबर ने लाहौर में मिला, ध्यान रखिए, बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 आपका
बिल्कुल राइट है। 55 नंबर प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? बताइए मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो आपका राजिया सुल्तान थी, याद रखिएगा। बताइए सूची 1 में आपका आयोग दिया हुआ, सूची 2 में आपका अध्यक्ष दिया हुआ है, आयोग और अध्यक्ष दिया हुआ। चलिए आप लोगों को क्या करना है, मिलान करना है। चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बताइए रेलवे आयोग 1901 का अध्यक्ष आपका कौन थे? तो ये आपका थे थॉमस रॉबर्टसन, ध्यान रखिए। अकाल आयोग 1900 आयोग का आपका अध्यक्ष कौन था? तो इनका अध्यक्ष आपका कौन थे? ध्यान रखिए। तो इनका अध्यक्ष आपका एंथनी मैकडोनल्ड थे। कौन थे? एंथनी मैकडोनल्ड थे, याद रखिएगा। सिंचाई आयोग का 1901 का आपका कौन थे? तो आपका थे कॉर्न स्कॉट मनक्रिफ थे, याद रखिएगा। देखिए पुलिस सुधार आयोग 1902 का अध्यक्ष कौन थे? तो आपको एंड्रयू फ्रेजर थे। कौन थे? एंड्रयू फ्रेजर थे। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 57 की ओर। बताइए भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? बताइए भारत में निम्नलिखित आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, बिना ऑप्शन देखे हुए बताइएगा पहला कौन सा आएगा उसके बाद कौन सा आएगा। चलिए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। तो अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम आपका लुई फिशर थे। सल्तनत काल में भूराज सूबा का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था, तो अधिकारी कौन था? तो आपका चौधरी थे। बताइए भारतीय यात्रा में फायान ने एक आपातकाल का उल्लेख किया, यह स्थित था? तो ये आपका पाटलिपुत्र में आपका स्थित था, ध्यान रखिएगा। देखिए अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस के नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें सहयोग हेतु चुना गया है? किसे सहयोग हेतु चुना गया है? तो ये आपका ध्यान में रखिए किसको चुना गया है? तो ये आपका देखिए B.S. केलकर को चुना गया था और आपका B.I. सेन को चुना गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा हैदराबाद स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था? मतलब इनमें से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक आपका कौन थे? तो ये आपका देखिए चिनक्लीज खान थे। कौन थे? चिनक्लीज खान थे, याद रखिएगा। अगला 63 नंबर पर देखिए प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम का सही है? तो प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा कालानुक्रम सही है? भारत पर कौन कौन पहले आपका आक्रमण किए थे, ये आप लोग को बताना। देखिए पहले आपको यूनानी किए थे, फिर शक किए थे, फिर कुषाण किए थे। भारत पर आक्रमण आपका ये तीनों किए थे, पहले यूनानी किए थे, फिर शक किए थे, फिर कुषाण किए थे, याद रखिएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से किस चीफ द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आपका इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत ध्यान रखिए अध्यादेश जारी करने का आपका प्रदान की गई है, याद रखिएगा। किसके? 1861 के तहत। बताइए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ध्यान रखिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि कौन सा केशव चंद्र सेन के संबंध में उपयुक्त में से किसकी स्थापना की थी? बताइए किसकी स्थापना आपका की थी? तो आप ध्यान रखिएगा किसकी स्थापना की थी? तो आपका देखिए टेबरनेकल ऑफ डेवलपमेंशन का आपका स्थापना की थी और इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन का आपका स्थापना की थी, ध्यान में रखिएगा। ये दोनों का आपका स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा 2 और 3 को। देखिए केशव चंद्र सेन का संबंध किसकी स्थापना से है? तो ये आपका वही दोनों से स्थापना से हैं। ध्यान रखिए सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना। चलिए मिलान करते हैं। बताइए डिमेट्रियस का आपका मिलान कीजिए, किस में हो जाएगा? तो इनका मिलान आपका कीजिएगा तो हो जाएगा आपका हिंदी यूनानी में हो जाएगा। रुद्रा दामन का आपका हो जाएगा धर्मेंद्र के शक में। देखिए गेंडो फर्निज का आपका हो जाएगा पल्लव से हो जाएगा। अब बीम का हो जाएगा आपका कुषाण से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 67 की ओर। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी? किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी? तो ये आपका लॉर्ड विलियम केवेंडिश बेटिंग के शासनकाल में जो सबका अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी। तो किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? क्या बोल रहा है? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर के निर्माण के एक अवशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये आपका विजयनगर में था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर
69 के निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? योगदान नहीं दिया था तो आपको गयासुद्दीन तुगलक जो है आपका कुतुब मीनार के निर्माण में आपका योगदान नहीं दिए थे। तो उस क्षेत्र का पहचान करें जहाँ संथालों ने 1855 से 56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। तो ये आपका भागलपुर राजमहल में आपका ये आपका घोषणा कर दी थी। अगला 71वां प्रश्न देखिए, बिहार सरकार द्वारा महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो मॉडल के तर्ज पर किस विशेष पुलिस यूनिट का गठन की घोषणा 25 दिसंबर को की गई थी? तो आपका अभय ब्रिगेड का आपका जो है घोषणा की गई थी। ध्यान रखिए, खनिज और जिले जोड़ों का कौन सा आपका सही जोड़ा है? तो इनमें से कौन सा आपका सही जोड़ा है? तो याद रखिएगा, तो आपका सही जोड़ा हो जाएगा आपका देखिए लाइम स्टोन कैमूर, ये आपका बिल्कुल सही जोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। मतलब 73वां प्रश्न बताए, अप्रैल 2026 में बिहार की आपूर्ति कलाओं और भौगोलिक कलाकृतियों को आधुनिक डिजाइन व डिजिटल तकनीकी के माध्यम से वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने के लिए बिहार संग्रहालय पटना में किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये आपका देखिए अनंत नेशनल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के आपका जो है सो हस्ताक्षर किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो मोहम्मद गौरी ने किस दास में बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? बताइए, मोहम्मद गौरी ने किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? तो आपका बख्तियार खिलजी पर किए थे, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के सफलतापूर्वक संपन्न हुई 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता था? आपका जीता था? तो ध्यान रखिएगा, ये आपका उत्तर प्रदेश जीते थे। ध्यान रखिए, कौन जीते थे? तो ये आपका उत्तर प्रदेश जीते थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 76वां प्रश्न, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन से घिरा है? तो ये आपका कौन घिरे हैं? तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका घिरे हुए हैं आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण। हाँ बिल्कुल सही, चंपारण आपका जो है चारों ओर से आपका क्या अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरे हुए हैं आपका पश्चिम चंपारण, याद रखिएगा। देखिए, घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त, एक सेकंड रुक जाइए। देखिए, घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त संरक्षण के मामले में चंबल नदी के बाद देश में दूसरा स्थान रहने वाली गंडक नदी भौगोलिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका नहीं है? ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखिए, इनमें से नदी के किनारे बिहार का एकमात्र कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, कौन सा इसमें बोला सही नहीं है, सॉरी इसमें कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही नहीं है, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए अगला नंबर पर, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, संथाल विद्रोह का नेतृत्व आपका किसने किए थे? तो ये आपका किए थे, ध्यान में रखिएगा। देखिए, सिंधु कानून भी किए थे और आपका भैरव चंद्र भी किए थे, याद रखिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, दोनों ने आपका संथाल विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? तो आपका ध्यान में रखिएगा। देखिए, आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और तथा गोदावरी, ये आपका जो है सो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और आपको महानदी कृष्णा और कावेरी भी जो है सो आपका ये 6 नदी जो है सबका बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, जो ए और बी दोनों हो जाएगा। बताइए, भौगोलिक लक्षण है और प्रदेश है, इसमें कौन सा सही सुमिलित है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा सही सुमिलित है? देखिए, एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिम अफ्रीका, ये बिल्कुल आपका सही है, बाकी आपका ये सब गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 81 की ओर। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों के किस को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? त्वरित वृद्धि दर्ज की गई तो 1921 में किया गया था, ध्यान में रखिएगा। देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग समान अक्षांशीय क्षेत्र में स्थित है, परंतु इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? इनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो आपका ऊंचाई के साथ भिन्नता है, ध्यान रखिए, ऊंचाई में भिन्नता है। चलिए 83 नंबर पर देखिए, सूची 1 सूची 2 से मिलान करें, यह सारा आपका मिट्टी हो गया और यह सारा आपका जलवायु प्रदेश हो गया। बताइए,
पोर्टुगाल का आपका जलवायु प्रदेश कौन सा हो जाएगा? पोर्टुगाल का आपका जलवायु क्षेत्र आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, एक सेकंड हो जाइए, ये हो जाएगा आपका शीत समशीतोष्ण। बताइए चरनोजेम का आपका मिट्टी जो है सो जलवायु क्षेत्र आपका जलवायु प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनका जलवायु प्रदेश आपका हो जाएगा एक में हो जाएगा समशीतोष्ण शीत स्टोपी, ध्यान रखिएगा। बताइए स्पोर्टजोल्स आपका किस में हो जाएगा? तो स्पोर्टजोल्स आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अर्ध शीत समशीतोष्ण इसका आपका जलवायु प्रदेश हो जाएगा। लेटराइट का आपका हो जाएगा उष्ण एवं आर्द्र क्या हो जाएगा जलवायु प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा इसको याद करने का ज़रूरत है। बताइएगा नदी है और आपको बांध दिया, बताइए कोलोरेडो नदी का आपको कौन सा बांध हो जाएगा? चलिए मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं बहुत बढ़िया से। तो देखिए कोलोरेडो का आपका हो जाएगा हूवर नदी, हूवर बांध हो जाएगा। दामोदर पर आपका कौन सा बांध हो जाएगा? तो हूवर पर आपको कौन बांध? तो आपका पंचेल बांध हो जाएगा। नील पे आपको कौन सा बांध हो जाएगा? तो नील पे आपका कौन सा बांध हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा असवार। और जम्बेजी पर हो जाएगा आपका खरीवा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका ये सारा आपका नदी हो गया, ये सारा आपका बांध हो गया, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो पॉज करके इसको याद कर लीजिएगा। बताइए लैगून झील है और अवस्थित है। बताइए अष्टमुडी आपका कहाँ अवस्थित है? अष्टभूमि आपका कहाँ अवस्थित हैं? याद रखिएगा। तो आपका कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका है केरल में। देखिए चिल्का आपका कहाँ है? तो आपका उड़ीसा में है। देखिए कुनुकांड आपका कहाँ है? तो आपका उत्तराखंड में है। आपका सूरज कुंड आपका कहाँ है? तो आपका हरियाणा में, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला 87वां प्रश्न, तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? तीस्ता नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन सही है। देखिए एक में आपका रंगित नदी का उत्पत्ति सिक्किम में होती है और यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, केवल दो आपका सही है। बाकी आपका एक गलत है, दो भी गलत आपका है, तीन भी गलत है, दो आपका सही था। बताइए शक्ति परियोजना है और राज्य, इसमें कौन सा सही सुमेलित आपका नहीं है? बताइए शक्ति परियोजना आपका राज्य है, कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है ये आप लोग को बताना है। देखिए शिव समुद्रम जो है आपका केरल, ये आपका सही सुमेलित नहीं है। बाकी जवाहर सागर आपका राजस्थान बिल्कुल सही सुमेलित है, ध्यान रखिएगा। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश तेलंगाना बिल्कुल सही सुमेलित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी आपका जो है सही सुमेलित नहीं है। तो निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण होता है? तो निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो गोदावरी का आपका सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। 90 नंबर प्रश्न का देखिए भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो आपका सिक्किम का लगती है। किसका लगती है? तो आपका सिक्किम का जो है तीनों देश से आपका सीमा लगती है। अगला 91 नंबर प्रश्न बताइएगा। देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या करें? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कौन सा कथन सही है। देखिए मैग्नेटाइट अयस्क का लगभग 93% भंडार देश दक्षिण क्षेत्र में है। क्या दक्षिणी क्षेत्र में? बिल्कुल सही है। हेमेटाइट अयस्क सर्वाधिक भंडार उड़ीसा में है, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिए। एक गलत है और चार भी गलत है। तो आपको कौन सा सही हो जाएगा? तो आपको 2 और 3 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 92 क्यों संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों के चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए चिनुक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जाड़े के तापमान बढ़ जाता है, ध्यान रखिए, जाड़े का तापमान आपका जो है बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मिलान करने वाला है। वन का प्रकार है और देश है। बताइए उष्ण कटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, तो इसका हो जाएगा आपका तराई हो जाएगा। क्या कौन सा प्रदेश होगा? तो तराई प्रदेश हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती तो प्रदेश आपका कौन सा हो जाएगा? तो इनका प्रदेश आपका हो जाएगा ध्यान रखिए मध्य गंगा मैदान, ध्यान में रखिएगा। कि अल्पाइन का आपका कौन सा प्रदेश हो जाएगा? ये सारा आपको वन का प्रकार हो गया, याद रखिएगा। देखिए अल्पाइन का कौन सा हो जाएगा? तो अल्पाइन का आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान में रखिएगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का कौन सा प्रदेश हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा साहिदरी, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए अम्र वर्षा से संबंधित है। बताइए अम्र वर्षा से संबंधित हैं तो वो तटीय कर्नाटक एवं केरल होने में वाली मानसून पूर्व वर्षा, ध्यान में रखिए। तटीय कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा जो है सो आपका अम्र वर्षा से संबंधित है। तो बैंकिंग न्यूनतम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। किसके बारे में? बैंकिंग
नियमन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है ये आप लोग को बताना। देखिए, एक में है वैधानिक तरलता अनुपात का उद्देश्य बैंकों को कुछ तरल परिसंपत्तियों रखने के लिए बाध्य रखना है, जो कि बिल्कुल सही है। 2 आपका गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 96 की ओर। कथन 1 है और कारण आर है। कथन 1 में क्या भारत का शून्य आधार बजट प्रवर्तित किया गया है। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो अभिकथन 1 जो है आपका बिल्कुल सही है। कारण आर में शून्य के आधार बजट तकनीकी अंतर्गत बजट प्रावधान करने से पूर्व प्रत्येक योजना का विवेचनात्मक समीक्षा की जाती है। ये भी आपका कारण आर भी आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 97 की ओर। तो ये घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए, घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन आपका सही है ये बताना। किसके बारे में? घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद के संदर्भ में। ये घरेलू उत्पाद किसी देश के आर्थिक क्षेत्र के भीतर हुए उत्पादन से संबंधित होता है, जो बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उत्पाद सामान्यतः निवासियों द्वारा किए गए उत्पादन से संबंधित होता है, चाहे वह उत्पादन देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर हुआ हो या बाहर। ये भी आपका बिल्कुल सही है। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में विदेश से प्राप्त हुए शुद्ध कारक आय जोड़ने पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी प्राप्त होता है। ये भी बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखें। तीनों का आंसर सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। किसके बारे में था वो? तो आपका ये किसके बारे में था? तो आपको घरेलू उत्पादन था और राष्ट्रीय उत्पादन के बारे में था। बताइए, माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है। जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आपका ज्यामितीय क्रम में होती है, याद रखिएगा। बिहार में राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिहार में राजकोषीय स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करने। देखिए, 2024-25 में बिहार का राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4.2% था। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल राइट है। 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% लक्षित है। ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका कारण हो जाएगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि दोनों कथन आपका सही है। 100 नंबर प्रश्न के भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का अनुशंसा कौन करता है? तो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? मंदी में योगदान कर सकते हैं तो आपको कौन कर सकते हैं? तो देखिए, आपका सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति का दबाव, ये भी आपका कर सकते हैं। औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, ये भी आपका कर सकते हैं। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी आपका हो सकता है, ध्यान रखिएगा। ये भी हो सकता है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण नियंत्रण प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, ये भी आपका हो सकता है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन आप लोग नहीं समझाऊंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था के मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? ये चारों जो है आपका योगदान मंदी में योगदान कर सकते हैं, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 102 की ओर। देखिए, भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि में निम्नलिखित में से कौन सा एक मद समूह सम्मिलित हैं? मद समूह सम्मिलित हैं तो ये आपका हो जाएगा विदेश मुद्रा परिसंपत्ति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित स्वर्ण तथा शेष रहन अधिकरण SDR, ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 103 की ओर। तो किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बताइए, किसी उद्योग के विषय में निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा उद्योग स्वरूप और आकार को निर्धारित करते हैं? कौन करते हैं? तो ये आपका करते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, पूंजी निवेश भी करते हैं और आपका व्यवसाय आवर्त भी करते हैं और श्रम शक्ति भी करते हैं और आपका बिजली की खपत भी करते हैं। ये चारों जो है सो आपका क्या करते हैं? स्वरूप आकार से निर्धारित करते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चारों जो है सो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, प्रश्न नंबर 104 की ओर। भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो भुगतान संतुलन शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में किया जाता है? तो आपका आयात एवं निर्यात में आपका किया जाता है।
तो किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? तो आपका होता है अजैविक घटक और उत्पादक और उपभोक्ता और वियोजक, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला से 6 नंबर पर देखिए, भूमंडलीय ऊष्मा में परिणाम स्वरूप बताइएगा, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप कौन सा कथन सही है? परिणाम स्वरूप के बारे में कौन सा कथन आपका सही है, ये ध्यान रखिए कौन सा कथन सही है। देखिए आपका सार्वभौमिक संपर्क बेहतर हो गए, ये आपका बिल्कुल सही है। आपका हिमनदी द्रवीभूत होने लगी, ये भी आपका सही है। आपका समय से पूर्व आम में बोर आने लगा, ये भी आपका सही है, ध्यान रखिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, तीनों आपका सही है। तो 7 नंबर पर देखिए, सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताइएगा। केवल सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ध्यान रखिएगा, देखिए एक में पोषक तत्व जड़ तथा यांत्रिक मात्रा में पहुंचते हैं, जिसमें से लीचिंग और पोषक हानि कम होती है, ये बिल्कुल आपका सही है। देखिए इसमें से कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जलस्तर को कम करने से रोका जा सकता है, ये बिल्कुल आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर जो है, 1 और 3 सही है, 2 आपका गलत है, याद रखिए। देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 ISFR 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से न्यूनतम वनावरण वाले राज्यों का क्रम है। तो वनावरण वाले राज्यों का आपका सही क्रम कौन सा हो जाएगा? तो सही क्रम आपका ध्यान रखिएगा हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा, पंजाब और गोवा हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 108 का आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित हैं? आपका राजस्थान में स्थित हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? मतलब निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो आपका ध्यान रखिएगा, यह एक बंद तंत्र होता है, ये आपका सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका भी आंसर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। 3-4 क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं छोड़ेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। हाल ही में दिवंगत हुए प्रख्यात इतिहासकार प्रो हरमन कुलके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में? हाल ही में दिव्यांगत हुए प्रख्यात इतिहासकार को प्रोफेसर हरमन कुलके के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन सही है इनके बारे में, ये आप लोग को बताना है। देखिएगा, ये में वे जर्मन मूल के इतिहासकार थे, उन्हें भारत सरकार द्वारा वर्ष 2010 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। इनका मुख्य शोध कार्य उड़ीसा के धार्मिक राजनीतियों और संस्कृतियों के इतिहास पर केंद्रित था, ये भी आपको बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दोनों कथन आपका सही था। देखिए BCCI के वार्षिक पुरस्कार 2026 में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? BCCI वार्षिक पुरस्कार 2026 के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमिलित है? मतलब क्रिकेटर ऑफ द ईयर शुभमन गिल, क्या आपका सही है? बताइए क्या आपका सही है? तो ये आपका ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। देखिए कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार राहुल द्रविड़ को, बिल्कुल आपका सही है। लाला अमरनाथ पुरस्कार आयुष माथरे को, बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, तीनों कथन आपका बिल्कुल सही है। 15 नंबर पर बताइए, नई दिल्ली में आयोजित एग्री फूड सिस्टम्स ग्लोबल कॉन्फ्रेंस 2026 का मुख्य फोकस या उद्देश्य क्या निर्धारित किया गया था? क्या निर्धारित किया गया था? तो महिला किसानों को प्रोत्साहित करना एवं कृषि में नवाचार और वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मार्च 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हरीश राणा मामले में दिए गए ऐतिहासिक निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है, कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में आपका है, न्यायालय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मान के साथ जीने और मरने का अधिकार को स्वीकार करते हुए पैसिव यूथेनेसिया निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 गलत है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 17 नंबर पर बताइए, विश्व का पहला स्वतः समुद्र जहाज निर्माण की प्रणाली के केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? विश्व का पहला
श्वेता समुद्री जहाज का निर्माण और प्रणाली केंद्र भारत के किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है, ध्यान रखिए। हाल ही में भौगोलिक उपदर्शन GI टैग प्राप्त जोहा चावल को पहली बार यूरोप, UK और इटली निर्यात किया गया। यह सुगंधित चावल मुख्य रूप से किस देश या राज्य से संबंधित है? बताइए किस राज्य से आपका ये सुगंधित चावल जो है किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपका असम राज्य से संबंधित हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला 119 नंबर प्रश्न देखिए। मार्च 2026 में अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच प्रदर्शनी IRCE 2026 का आयोजन कहाँ किया गया, जिनका उद्देश्य रेल विनिर्माण में आधुनिक तकनीकियों का प्रदर्शन करना था? आधुनिक तकनीकियों का प्रदर्शन करना था, तो आपका चेन्नई तमिलनाडु में करना था, याद रखिएगा। तो हाल ही में रिपब्लिकन पार्टी का नेता एंटियोनो कोस्ट एरिस्ट ने चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इस अंतर्राष्ट्रीय समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए इस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व आपका कौन किए थे? तो ये आपका किए थे विदेश मंत्रालय कृति वर्धन सिंह ने किए थे, ध्यान रखिएगा। चला 121 नंबर प्रश्न। मार्च 2026 में लॉस एंजलिस के डोल्बी थिएटर में आयोजित 98वां अकादमी पुरस्कार ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया था? ऑस्कर फिल्म का आपका निर्माण किसे किया गया था? तो ये आपका देखिए वन टेबल आफ्टर अनदर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश में अमरावती में अमरजीवी पोट्टी श्री रामुलु के 58 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस ऊंची 58 फीट के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाता है? किस ऐतिहासिक तथ्य को दर्शाता है? तो वो किसको दर्शाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये आपको दर्शाते हैं अलग आंध्र राज्य के लिए उनके द्वारा किए गए 58 दिनों के अनुचित उपवास को, याद रखिएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन था। देखिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डेटा एनालिटिक्स के सहायता से वास्तविक समय और आभासी रूप से तैयार करने वाला भारत का पहला डिजिटल ट्विन्स नापोर्ट कौन सा बना है? बताइए कौन सा आपका बना है? तो ये आपका बना है, याद रखिएगा, BO का चिंदवरनार पोर्ट, तमिलनाडु, याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसका आंसर प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बताइए टाइम मैगजीन द्वारा 100 ग्रेटेस्ट प्लेयर ऑफ द 2026 में वैश्विक सूची में भारत के 4 स्थानों को शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूची में शामिल नहीं है? कौन सा स्थान आपको सूची में शामिल नहीं है? तो आपका महाबोधि संस्कृति केंद्र बोधगया बिहार आपका जो है इसमें सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। तो ये मार्च 2026 में मनाए गए 7वें अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो वर्ष 2026 के लिए इस दिवस में आधिकारिक थीम मैथमेटिक्स एंड होप रखी गई थी। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए भारतीय साहित्य के सर्वोच्च सम्मान 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? जो पुरस्कार पाने वाले तीसरे तमिल लेखक बने हैं? तो आपका R वेरामुथु बने हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए मार्च 2026 में कैलिफोर्निया USA में संपन्न हुए टेनिस टूर्नामेंट इंडियन वेल्स ओपन 2026 में पुरुष और महिला एकल विजेताओं के क्रमशः सही युग्म कौन सा है? सही युग्म आपका कौन सा है? तो सही युग्म आपका हो जाएगा जेनिक सिनर और आर्यना सवालेंका, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 129 नंबर पर हम देखते हैं रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्षता नीता अंबानी को KISS ह्यूमैनिटेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। इस संदर्भ में कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस किसके बारे में कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जो है। ये दुनिया की सबसे बड़ी आदिवासी ट्राइबल यूनिवर्सिटी है जो मुफ्त शिक्षा एवं आवास प्रदान करती है, याद रखिएगा। चलिए अगला 130 नंबर पर होते हैं। नई दिल्ली में शुरू किए गए एशिया अफ्रीका एग्री अलायंस ए को संवैधानिक स्वरूप के तहत स्थापित किया गया है। बताइए किस वैधानिक स्वरूप के तहत स्थापित किया गया है? तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आपका
स्थापित किया गया है, याद रखिएगा। 131 नंबर प्रश्न बताइए, मार्च 2026 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एंटी सबमरीन वारफेयर अभ्यास सी ड्रैगन 2026 कहाँ आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय नौसेना भी भाग लिया था। भारतीय नौसेना भी आपका भाग लिए थे। तो ये आपका एंडरसन एयर फोर्स बेस गुआम में यानी कि यूएसए में आपका किया गया था। तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। बताइए, फिनलैंड लगातार 9वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है, जो कि कथन एक आपका बिल्कुल सही है। इस रिपोर्ट में कुल 147 देशों की सूची में भारत 116वें स्थान पर प्राप्त हुआ, जो कि बिल्कुल आपका सही है। WWF रिपोर्ट तैयार की जाती है, बिल्कुल आपका गलत है। तो 1 और 2 आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। किसके बारे में? विश्व खुशहाली रिपोर्ट के बारे में। चलिए 133 नंबर प्रश्न बताइएगा, जो चेन्नई में प्रतिष्ठित द म्यूजियम अकादमी द्वारा 100 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर वर्ष 2026 में संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? मतलब आपको कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो आपको जयंती कुमरारेश बिना वादक को आपका चुना गया है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मतलब पूर्वोत्तर भारत में कृषि नवाचार स्थानीय उत्पादकों जैसे काले चावल, कलाई नींबू में वैज्ञानिक ब्रांडिंग और युवाओं को कृषि क्षेत्र से जोड़ने के लिए एग्री यूथ पार्लियामेंट 2026 में आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आपका आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन आपका जो है इम्फाल मणिपुर में किया गया था, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मतलब प्रश्न नंबर 136 की ओर। भारत सरकार ने डेस्टिंग एक्ट 1948 को समाप्त कर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना पर राष्ट्रीय दंत आयोग का गठन किया गया है। इसके नए आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको डॉक्टर संजय तिवारी को नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला 137 नंबर प्रश्न बताइए, 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? 22 मार्च 2026 को मनाए गए विश्व जल दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, एक में वर्ष 2026 के लिए इस दिवस के मुख्य थीम जल और लैंगिक समानता निर्धारित की गई है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में आपका इसका मुख्य वैश्विक कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया है, जहां NW वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की गई है, ये भी आपको बिल्कुल सही है। रखिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन आपका बिल्कुल सही है। 138 नंबर प्रश्न बताइए, वित्त वर्ष 2024-25 में नवीनतम औद्योगिक आंकड़ों के अनुसार गुजरात और महाराष्ट्र के पीछे छोड़कर भारत का कौन सा राज्य शीर्ष टेक्सटाइल कपड़ा निर्यात राज्य बन गया है? कपड़ा निर्यात राज्य आपका बन गया, तो आपका ये तमिलनाडु बन गया है, ध्यान रखिएगा। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भारत का आगामी जनगणना 2027 के लिए किसी आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, जो कला और माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाएंगे। तो आपका सुदर्शन पटनायक आपका को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए 140 नंबर पर बताइए, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी की हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक का नाम क्या है, जिन्होंने वैश्विक संघर्षों के समाधान के लिए वो करुणा को एक नीतिगत उपकरण के रूप में प्रस्तुत आपको किया है। तो वो कौन किए हैं? तो ये आपको किए हैं करुणा सहानुभूति की शक्ति, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 141 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ से मैथ आ रहा भी है, मैथ को आप लोगों को खुद सॉल्व करना पड़ेगा, मैं आंसर बता देंगे, आप लोग बना लीजिएगा। 142 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 143 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 144 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 145 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका 145 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 146 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 147 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 148 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 149 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 149 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 150 नंबर प्रश्न आज का आखिरी प्रश्न है, कल देखेंगे सेट नंबर 5, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट 5 देखेंगे। 150 का आपका आखिरी प्रश्न, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ तक जाते जाते ये वीडियो को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।